अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 23 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसका पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 123 से लेकर टॉपिक नंबर 127। इस लेक्चर को पढ़ाते हुए जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हाईलाइटेड फॉर्म है और वो फ्री हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको जो है एक नोट्स की सूरत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए गुजारिश आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हैंडआउट सिर्फ सब्सक्राइबर्स को दिए जाएंगे। तो इस लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है 123 पे है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद 24 पे अ डायनेमिक एंड चेंजिंग सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में किस तरीके से चेंज आ रहा है वो हम देखेंगे। स्कूल्स एज एजेंट ऑफ चेंज, इस चेंज के अंदर स्कूल्स का क्या रोल है इसको हम डिस्कस करेंगे। 126 है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मेन एलिमेंट, यानी कि इनके सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के जो मेन एलिमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस होगा। और उसके बाद जो है इंडिविजुअल एक्शंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए अपने हैंडआउट्स की जाने मूव करते हैं और इनको वन बाय वन डिटेल के साथ हम देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 123 है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। स्कूल जो है वो तमाम सोसाइटी में होते हैं, ऐसा और ऐसा नहीं होता कि स्कूल जो है वो बिल्कुल सोसाइटी से हट के बने हो। यानी कि सोसाइटी जो है, एक मिसाल ले लें कि आप जो है सोसाइटी एक शहर के अंदर है और स्कूल जो है वो सोसाइटी से 10 किलोमीटर दूर बना हुआ है। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। हमेशा ऐसा होता है कि सोसाइटी के अंदर ही स्कूल बना हुआ होता है। अब इससे एरिया भी मुराद हो सकता है और इससे ये भी मुराद हो सकता है कि स्कूल जो है सोसाइटी के मुताबिक चलते हैं। यानी कि सोसाइटी में अगर बाहर आप देखें कि अगर सोसाइटी में बाहर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अनफॉर्चुनेटली आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाक़या हम देख चुके हैं। अल्लाह पाक ऐसे वाक़यात से हमें महफूज रखे। बाहर हालात ख़राब थे, मसले मसाइल थे, तो उसका इम्पैक्ट इस स्कूल तक गया। Because schools and other institutions survive in the society, so it is important to look how society impact what happen or should happen within schools and education institute. स्कूल जो है वो सोसाइटी के साथ साथ परवान चढ़ते हैं। यानी कि जो सोसाइटीज़ में जो मामलात हो रहे होते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल्स के अंदर भी इम्पेक्ट करती हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान में कि 2 करोड़ 3 करोड़, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, कि इतने बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल्स के अंदर नहीं जाते। तो आप देखें वो किस कोई भी वजूहत हो सकती हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स का बहुत ज़्यादा अच्छा ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होना, टीचर्स का टाइम पे ना जाना या टीचर्स का अवेलेबल ना होना, या इतने ज़्यादा फंड्स का ना होना, बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन सोसाइटी का इम्पैक्ट जो है वो स्कूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। इन एडिशन टू दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अदर सैलिएंट फीचर दैट इफेक्ट स्कूल विद इन सोसाइटी। इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जिनको हम वन बाय वन शॉर्टली डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक्स है। अगर इकोनॉमिकली कंट्री जो है, सोसाइटी वेल स्टेबल्ड है, तो उसका रुझान जो है वो स्कूल्स की तरफ होगा और स्कूल्स अच्छे होंगे। जैसे हमारे यहाँ एक करिकुलम नहीं है बदकिस्मती से, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, अल्लाह पाक उनको कामयाबी नसीब फरमाए, कि एक सिंपल एक एजुकेशन सिस्टम हो, ओ लेवल, ए लेवल, कैम्ब्रिज और बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो हमारे यहाँ चल रहे हैं। अब ऐसा होता है जो बच्चा बेचारा ए लेवल पे पढ़ रहा होता है उसको ओ लेवल वाले ओवरकम कर जाते हैं। तो ये थोड़े मसले मसाइल हैं। अगर इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी होगी तो स्कूल्स में जो है वो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, तमाम स्कूल कैम्ब्रिज पढ़ा रहे होंगे क्योंकि लोग इकोनॉमिकली स्टेबल्ड होंगे, लोगों के पास इतने फंड्स और इतने पैसे होंगे कि वो ईज़िली अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेज सकें। जब हर कोई स्कूल बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेगा तो तमाम स्कूल ही अच्छे हो जाएँगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी। आप आजकल देखें टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। आप अगर जापान की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले लें, तो वहाँ पर जो ट्रेडिशनल तरीका है कॉपी, पेंसिल, पेन, इसको रिप्लेस कर दिया है टैब्स के ऊपर। वो टैबलेट से पढ़ा रहे होते हैं, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद होम जो है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, आपके घर का माहौल कैसा है? पता चला बच्चा स्कूल से तो बहुत अच्छा पढ़ के आ रहा है, आपने उसको एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन आपका घर का जो माहौल जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो वो बड़े मसले मसाइल पैदा करता है। और अदर फैक्टर भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अदर फैक्टर में जैसे फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं और घर में भाई बहन जो हैं वो अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे बच्चों के सामने, तो इन पे भी बहुत इम्पेक्ट पड़ता है।
रिलीजन आपके मज़हब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, आप किस मज़हब में हैं, मज़हब से भी आपका जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने इसी कोर्स के अंदर हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन पे आ गए हैं, इससे हमने आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कवर किया था, जिसमें हमने इस्लाम और इस्लाम के मुताबिक जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसको हमने देखा। पॉलिटिक्स जो है, अब पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कवर करती है। इसमें स्कूल के अंदर जो पॉलिटिक्स हैं उनकी बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है कंट्री में। आपकी कंट्री कितनी पॉलिटिकली स्टेबल्ड है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है स्कूल्स के ऊपर। कल्चर जो है, आप किस कल्चर में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्कूल्स के ऊपर। हमारे यहाँ को एजुकेशन स्कूल्स भी हैं, और आपको ऐसे स्कूल्स भी मिल जाएंगे जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, ऐसे स्कूल में मिल जाएंगे जो सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं। अब लोग प्रेफ़र करते हैं आप फैसिलिटेट करें एज़ पर कल्चर। हमारा कल्चर जो है, अगर आप पेशावर साइड पे चले जाएँ या इंटीरियर पंजाब चले जाएँ, वहाँ बहुत बुरा समझा जाता है कि लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों के साथ बैठ के पढ़ें। तो वहाँ पर क्या है कि गर्ल्स स्कूल हैं, हमारा मेन कोर मकसद ये होना चाहिए कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है। अगर हम फीमेल्स को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे तो कल को आगे जाके अगर हमारे यहाँ फीमेल डॉक्टर्स नहीं होंगी तो हमारी फीमेल्स का इलाज कौन करेगा? इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को, अपने ख़ानदान के लोगों को आप इन बातों को समझाएँ। आप पढ़े लिखे हैं और अगर घर में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने उनको समझाना है, उनको लेके चलना है। यही कोर मकसद होता है एजुकेशन का। लेक्चर नंबर 124 है, आर डायनेमिक एंड चेंजिंग सोसाइटी। हमारी सोसाइटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आज आप उठें, आप देखते हैं कल जो है वो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या कोई नया इशू राइज हुआ हुआ होता है, नया कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ हुआ होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इतनी डायमेमिकली, इतनी कंटिन्यूसली चेंजिंग और रैपिडली चेंज प्रोसेस आ रहा है इसको सोसाइटीज़ के अंदर। तो स्कूल्स को जो है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। स्कूल जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई वो चेंजिंग उनमें लाई नहीं। जैसे सोसाइटी रैपिडली चेंज हो रही है, उनको भी टाइमली मैनर के अंदर उन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छी चीज़ों की बात हो रही है। सोसाइटी चेंजेस रैपिडली, सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। जैसे कि आप स्मार्टफोन की एग्जांपल ले सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस की एग्जांपल ले सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो कितनी जल्दी जल्दी आ गया है। कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, इस टाइप की वेबसाइट्स आ गई हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई हैं, ऑनलाइन स्कूल्स आ गए हैं। बहुत सी वेबसाइट इवन ऐसी हैं कि अगर आप वहाँ पे जो है वो, पहले ये होता था कि 9-10 करने के लिए 2 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता था। अब आप रैपिडली उनसे जल्दी पढ़ सकते हैं। 1 साल के अंदर आप, या 6 महीने के अंदर आप 9 भी कंप्लीट कर सकते हैं, 10 भी कंप्लीट कर सकते हैं, और एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है आपको, जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है। समटाइम एजुकेशन कैन नॉट कॉप अप विद द फास्ट चेंजिंग सोसाइटी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एजुकेशन जो है वो इतनी रैपिडली चेंज नहीं हो पाती जितनी रैपिडली हमारी सोसाइटी चेंज हो रही होती है। जैसे आप देखें कि आज जो है, अगर आप 2023 के अंदर 2000 के मेथड को यूज़ करके 2000 में जो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स थी उनको उठा के अगर आज पढ़ाना शुरू करेंगे, जब मेथड उस टाइम जो एप्लीकेबल थे उनको उठाकर अगर आज पढ़ाना शुरू होंगे, तो वो समहाउ एप्लीकेबल तो होंगे, लेकिन 100% एफिशिएंटली इफेक्टिवली वो स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको वक्त के साथ साथ टेक्स्ट बुक्स के अंदर, करिकुलम के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर आपको चेंज लाना ज़रूरी है। मेकिंग द प्रिपरेशन फॉर स्टूडेंट फॉर वर्ल्ड ऑफ टुमारो डिफ़िकल्ट, यानी कि आज बच्चों को कल की दुनिया के लिए तैयार करना, ये एक मुश्किल टास्क है टीचर्स के लिए। टीचर्स को इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, स्कूल्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। थिंक अबाउट व्हाट वी सोसाइटी हैव टुडे दैट वी डिडंट हैव लास्ट ईयर, और 5 ईयर्स अगो, और इवन 10 ईयर्स अगो। मेक विजन ऑफ स्टूडेंट, आपने जो है वो स्टूडेंट्स का विजन बनाना है कि वो 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। आप अगर पिछले साल की बात करें, ज़्यादा पीछे मत जाएं, 2022 की अगर बात करें तो 2022 में जो चीज़ें थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो सॉफ्टवेयर थे, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। हालांकि 1 महीना गुजरा है 2023 को, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रैपिडली चेंजिंग आई है। हमारे मुल्क की आप फाइनेंशियल कंडीशन देख लें, हम कहाँ चले गए हैं, कितनी इंस्टेबिलिटी आ गई है, कितने मुश्किल हालात हो गए हैं, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप स्टूडेंट्स को क्या बना सकते हैं, उनको किस तरीके से कल के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि 5 साल बाद वो अपने स्टूडेंट्स को कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद हालात कैसे होंगे, उसके मुताबिक स्टूडेंट को तैयार करें। स्कूल्स एज अ एजेंट ऑफ चेंज, जो इसमें मेन जो किरदार है वो स्कूल्स अदा कर सकते हैं, कि वो करिकुलम अच्छा बना सकते हैं। आप 5 साल 10 साल आगे को जहन में रख के आप करिकुलम बनाएं। आज अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो यकीनन आप यूनिवर्सिटी लेवल में थर्ड, सेकंड, फर्स्ट सेमेस्टर पे हैं, आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया। आज आप कोशिश करें, आपके घर में बच्चे होंगे,
आपके भांजा-भांजी, आपके खुद के बच्चे अगर हैं, वो अगर स्कूल पढ़ने जाते हैं तो आप उनकी बुक्स उठा के देखें, अगर वो फर्स्ट क्लास में है, सेकंड में, इवन कि अगर वो नर्सरी, प्रेप, केजी 1, केजी 2 में, आप उनकी बुक्स उठा के देखें, आप उनको पढ़ना शुरू करें तो आपको एक मेजर डिफरेंस फ़ील होगा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम उन क्लासेस में थे, उस वक़्त में और आज के वक़्त में बहुत ज़्यादा चेंज है। Topic number 125, schools as agent of change. Some time ago, when we talked of literacy, we talked of 3R only, which was reading, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। दोज 3 R's हैव गॉन। यानी कि जब हम कुछ अरसा पहले अगर हम चले जाएं और हम पढ़ाई के बारे में बात करते थे, लिटरेसी, एक पढ़े लिखे आदमी के बारे में बात करते थे, तो पढ़ाई के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिनको 3 R's भी कहा जाता है। यानी कि रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए और थोड़ा बहुत मैथ आपको आना चाहिए, तो ये आपके लिए इनफ है। लेकिन अब वो वक्त गुजर गया। आज जो है लिटरेसी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। आप जो है, आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और सिंपल क्वांटिटेटिव स्किल्स आपको आनी चाहिए। क्वांटिटेटिव स्किल्स ने रिप्लेस कर दिया है रीडिंग। आपको रीडिंग आनी चाहिए, ना सिर्फ कि बुक्स आपको टैब्स पे पढ़ना पड़ सकता है, आपको इंटरनेट पे पढ़ना पड़ सकता है, आपको इंटरनेट का थोड़ा बहुत हाव नाव होनी चाहिए आपको बच्चों को। आपको टैब्स वगैरह उनको चलाना आना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको कार्टून दिखा रहे हैं या दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, हम उनको बताएं कि टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट क्या है, किस तरीके से नोट्स बनाए जा सकते हैं, सारी चीज़ें की जाती हैं। अब आपको अपने बच्चों को जो है अपग्रेड करना पड़ेगा इसमें। एज अ स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जब आप गवर्नमेंट लेवल पे जाएंगे, टीचर बनेंगे, तो आपको इन चीज़ों को प्रमोट करना है। दूसरा, घर में आपके पास जो बच्चे हैं, आपने उनको सिखाना है और उनको एडवाइस करना है कि वो दूसरे बच्चों को सिखाएं। आपके ख़ानदान के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को आपने इस चीज़ को समझाना है, सारी चीज़ें करनी है, ताकि एक सदका जारिया हो सके। हम मुल्क हमारा इस हालात से गुजर रहा है कि हमें अब स्टेप लेने पड़ेंगे अपने। अ, हम जो है इंडिविजुअली क्या स्टेप्स ले सकते हैं। आप अपने घर के बच्चों को पढ़ाएं, अपने ख़ानदान के बच्चों को पढ़ाएं, अपने पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ाते हैं, जितनी उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो करें। कल्चरल लिटरेसी, आपको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए और उसके साथ साथ दूसरे कल्चर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर एक बच्चा या एक बच्ची एक टिपिकल पठान फैमिली से आ रही है और एक बच्चा जो है वो पंजाबी फैमिली से आ रहा है, एक बच्चा सिंधी फैमिली से आपके पास आ रहा है, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग आ रहे हैं, तो आपको उनके कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, उनको समझा सकें और उनको एडजस्ट करवा सकें दूसरे लोगों के कल्चर के साथ। एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ये बहुत मसले मसाइल पैदा कर सकता है। साइंटिफिक लिटरेसी होनी चाहिए, जैसे हमने बात की, टैब्स वगैरह, उन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया लिटरेसी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी ज़रूरी है। कंप्यूटर यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी में इंटरनेट आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी कि टैब्स वगैरह, और आजकल स्मार्ट टीवी वगैरह आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। इन्फॉर्मेशन आपके पास हर तरफ से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उन इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। If all this literacy has to be taught, it has come down to the school level and therefore schools have to be agent of change. यानी कि ये तमाम किस्म की जो लिटरेसी है, कल्चरल, साइंटिफिक, कंप्यूटर लिटरेसी, ये सारी चीज़ें अब स्कूल लेवल पे आनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि 9 10 में जाके कंप्यूटर्स का पता चले। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पता ही नहीं होता था, हमें सिर्फ ये पता होता था ये MS डोज है और DIR इंटर होता है, और ये चीज़ें रही। लेकिन आज स्टूडेंट्स को आपको इक्विप करना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ, कंप्यूटर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, ये चीज़ें उनको सिखानी पड़ेंगी ताकि वो डाइवर्सिटी के साथ compete कर सकें। टीचर्स को एक और प्रॉब्लम है कि मेल, फीमेल, तरह-तरह के स्टूडेंट जो हैं वो आ रहे होते हैं, तरह-तरह के कल्चर से आ रहे होते हैं। ग्लोबलाइज़ेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। ज़ातियात का हमारे यहाँ बहुत मसला है, क्लास, मिडिल क्लास है, या अपर क्लास है, या लोअर क्लास है, जेंडर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इन तमाम चीज़ों को हाउ डू स्कूल डील विद इट, इन तमाम डाइवर्सिटी के मैटर्स हैं। यानी कि मेल, फीमेल, मुख्तलिफ कल्चर से लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे होते हैं, लोग इलिटरेट हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है, हर तरफ से नॉलेज आ रही है। तो ये टीचर्स के लिए इन तमाम इश्यूज़ को डील करना आना चाहिए, उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, किस तरीके की इन इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉरी। टॉपिक नंबर 126 है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मेन एलिमेंट्स। मेन एलिमेंट क्या है? थ्योरी अबाउट रिलेशन बिटवीन स्कूल्स एंड सोसाइटी। स्कूल्स एंड सोसाइटी के जो दरमियान जो रिलेशन है, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। एक थ्योरी से मुराद ये है कि एक स्कूल गोइंग चाइल्ड जो है और एक बच्चा जो कि स्कूल नहीं जा पा रहा, उसमें, और जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसमें चेंज होना चाहिए। अगर आपके पास एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसमें एक शऊर आना चाहिए। वो बाहर निकल के
उस तरीके से बात ना करें जैसे कि एक बच्चा एक मैकेनिक की दुकान पे काम सीख रहा होता है बदनसीबी के साथ, उसमें और स्कूल गोइंग बच्चे में एक मेजर डिफरेंस नज़र आना चाहिए। जब ऐसा डिफरेंस सोसाइटी के अंदर नज़र आएगा तो लोग प्रमोट होंगे एजुकेशन की तरफ आने के लिए। एक बच्चा जो कि स्कूल जा रहा है और वो भी वही गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है जो कि एक दुकान पे काम करने वाला बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, तो लोग इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे एजुकेशन की तरफ। जब इन बच्चों में एक मेजर डिफरेंस नज़र आएगा तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे, मेहनत करेंगे, लोगों में एक अवेयरनेस आएगी कि हमने बच्चों को स्कूल भेजना है। स्कूल भेजने से इनकी लाइफ में एक अवेयरनेस आएगी, ये एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, एक अच्छे तरीके से पैसे कमाने लग जाएंगे, जिससे ओवरऑल कंडीशन जो है वो चेंज होगी। वेदर स्कूलिंग मेक अ मेजर डिफरेंस इन इंडिविजुअल लाइफ, क्या स्कूल जो है एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं, एक वाज़ेह तब्दीली ला रहे हैं जो कि तब्दीली नज़र आ सकती है, जिसको फ़ील किया जा सकता है। हाउ स्कूल इन्फ्लुएंस सोशल इनक्वालिटीज़, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल जो है वो सोशल इनक्वालिटीज़ को डिफरेंस प्रमोट कर रहे हो, जैसे कि अपर क्लास है हमारे यहाँ, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और लो क्लास सोसाइटी है। जब एक अगर स्टूडेंट आपके पास, अब मुख्तलिफ ऐसा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स मेहनत कर रहे होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं, तो उसके साथ जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो एक हाई क्लास से आ रहे होते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सब कुछ होते हैं। वो नया बच्चा जो आता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको टॉन्टिंग की जा रही होती है, बुरा भला बोया जा रहा होता है, टॉर्चर किया होता है। तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन चीज़ों को नोट करें और उन बच्चों को समझाएं जो कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, जो कि अपर क्लास से आते हैं, उनको फील करवाएं कि कैसे मिडिल क्लास के जो लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और लोगों को भेज रहे होते हैं। जापान के अंदर या चाइना के अंदर ये प्रैक्टिसेस भी है कि वहाँ पर बच्चों को बिठा के फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चों को, या मुझे क्लास कंफर्म याद नहीं है, प्रैक्टिस है कि वहाँ बच्चों को उनके पेरेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो वर्क अपनी और जगह काम करने वाली जगहों पे जाके, जैसे ठेके हमारे यहाँ पंजाब में होते हैं, भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं या मजदूरी होती है, बोरियां उठा उठा के रखी जाती हैं, तो वहाँ पे जो लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं, बच्चों को दिखाया जाता है कि उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं कि वो आपको यहाँ भेजने के लिए, पढ़ने के लिए। तो उसके बाद जब इस तरीके से बच्चों की ग्रोथ की जाती है स्कूल्स के अंदर, तो आप उन बच्चों का अंदाज़ा लगाएँ कि वो बच्चे कहाँ पहुँचते हैं और वो कौम इतनी तरक्की क्यों करती है, उसके पीछे ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। हमारे स्कूल्स को इन चीज़ों को एडॉप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाउ स्कूल प्रोसेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, टीचर्स एंड अदर एडल्ट्स, वही बात है कि स्कूल जो हैं वो कैसा इफ़ेक्ट ला रहे हैं, ब ना कि सिर्फ़ बच्चों की लाइफ़ में, टीचर्स की लाइफ़ में और दूसरे उनके पेरेंट्स की लाइफ़ के अंदर। बाज़ औक़ात एज़ अ टीचर आप अगर स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो कि जिनके कपड़े थोड़े ठीक नहीं होते, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हो सकता है ऐसे बच्चे भी आते हैं जो रात को भूखे सोए होते हैं और सुबह स्कूल आए होते हैं, तो एक टीचर्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उन बच्चों को लेके। Into topic number 127 है individual action in society, the reason you behave in a particular way is because of an external forces make you do it। सोसाइटी के अंदर आप बहुत से काम ऐसे कर रहे होते हैं जो आपके करने का दिल नहीं करता, लेकिन बहुत सी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से आप वो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो रेड सिग्नल को क्यों नहीं तोड़ते? बहुत से लोग तो मुहज़्ज़ब शहरी होते हैं, वो नहीं तोड़ते रेड सिग्नल को, लेकिन हमारे यहाँ मेन वजह जो होती है वो इस वजह से होती है कि पुलिस जो है वो सामने खड़ी हुई होती है। आपको नज़र आ रहा होता है हाँ यार ये खड़ा हुआ है, ये पकड़ लेगा, वरना आप अकेले भी रेड सिग्नल पे होंगे तो आप खड़े रहेंगे क्योंकि सामने एक बंदा खड़ा है, उसने आपको पकड़ लेना है। वरना आपको अगर मौका मिलेगा तो आप छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है किसी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अपने आप को किसी काम से रोकना, वो डिटर्मिनिज़्म कहलाता है। इसको सिंपल वे में इसका मतलब होता है डिटरमाइन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। और एक और टर्म्स होती है जिसको वॉलंटरिज्म कह लेते हैं। यू हैव बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे बिकॉज दैट्स द वे यू नो द राइट वे टू बिहेव, दिस इज नोन एज वॉलंटरिज्म। यानी कि एक एक्शन तो ये है कि पुलिस वाला खड़ा हुआ है, उसको आपने देख लिया, इस वजह से आपने रेड सिग्नल नहीं तोड़ा। और एक मकसद ये है कि आपने देखा कि रेड सिग्नल है और रेड सिग्नल पर रुकना चाहिए, इस वजह से आपने देख के अपनी इखलाकी और एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारी होने की वजह से आप रुक गए। तो ये डिटर्मिनिज्म के अंदर आएगा। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि रेड सिग्नल अगर आपने देखा, अक्सर औकात रेड सिग्नल इस जगह पे बना हुआ होता है कि वहाँ पर एक डाइवर्जन होता है, इंटरसेक्ट होता है, यानी कि एक रोड दूसरे रोड से मिल रहा होता है और बीच में से दूसरा रोड गुजर रहा होता है। खुदा ना खास्ता आपने रेड सिग्नल तोड़ा और दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी को ग्रीन सिग्नल, वो गाड़ी स्पीड में आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि आप जल्दी में कोशिश करते हैं, जैसे अचानक आप दूर से आ रहे हैं, देखा अभी अभी सिग्नल रेड हुआ और आपने कोशिश की मैं निकल जाऊंगा, और दूसरी तरफ से जो गाड़ी आ रही थी उसने देखा कि सिग्नल ग्रीन हो गया और वो निकला। तो उस टाइम क्या होता है,
जो ड्राइवर है एज अ फोकस, आपका सिग्नल, आपका जो फोकस होता है वो सिग्नल के ऊपर होता है, ना कि रोड की इधर उधर देखने के ऊपर। तो आप क्या करते हैं, स्पीड में निकलते हैं और दूसरे से गाड़ी आती है और वो टकरा जाती है। और शरयी तौर पे अगर आप जो है रेड सिग्नल को तोड़ते हैं और दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी से टकरा जाते हैं, तो ये आप एक गुनाह कर रहे थे और गुनाह की हालत में आपकी मौत हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुनाह की हालत में मरना कैसा है। तो कोशिश किया करें, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो कानून हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। Mostly, if observed in a society, determinism takes the upper hand. Most individuals behave in a society because they know if they don't, the consequences not be good. अब बदनसीबी से पाकिस्तान के अंदर क्या है कि डिटर्मिनिज्म बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉलंटरिज्म। आसान अल्फाज में डिटर्मिनिज्म ये है कि आप किसी के डर से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। यही पाकिस्तानी जो है यहाँ पर लाइन में नहीं लगते, लेकिन अगर आप इनको बाहर भेज दें या डंडा हो तो आप देखें कैसे लाइन में लग जाते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना है, अपने आप का एक मेयार बनाना है, अपने आप को एक अच्छी और एक महज़िब कौम के तौर पे पेश करना है। और उसके लिए क्या है कि हम वॉलंटरिज्म को अपनाएं, एक अच्छे तरीके से काम करें, कानून को फॉलो करें, बाहर हम जाएं तो एक नज़र आए कि ये यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, तालीम महज़िब हैं। अगर आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग खड़े हैं तो उनको बिठा दें। आप 3-4 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिल जाएँ और वो बात कर रहे हो ना, तो ऐसी वाहियात गुफ्तगू हो रही होती है कि आस-पास जो बुज़ुर्ग और इवन के ख़वातीन बैठी हुई होती हैं, जब भी ऐसी बातें हो रही होती हैं कि आप उन बातों को सोच भी नहीं सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं ये रिस्पेक्ट्स के मैटर में आती हैं। अगर कोई पढ़ा-लिखा इंसान आपको देखेगा कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपने बैग टाँगा हुआ है, हाथ में मोबाइल लिया और आप जा रहे हैं और आपकी इस तरीके की बातें, इस तरीके की हरकतें हैं, तो फिर वो अपने बच्चे को कम से कम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, आपकी वजह से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप देखें, कोई बच्ची या कोई बच्चा पढ़ाई से महरूम हो सकता है, इवन सिर्फ़ आपकी कुछ बातों की वजह से या कुछ हरकत की वजह से। तो गाइज़, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इतनी डिटेल में डिस्कस करने का मकसद ये है कि एक दफ़ा आप लेक्चर ले लें और तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है, आपकी कोई सजेशन है या कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप ये हाइलाइटेड हैंडआउट्स हासिल कर सकें। और दूसरा, जीडीपी क्विज़ या असाइनमेंट कोई आता है या फाइनल टर्म्स आने वाले हैं, उससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फाइल डालेंगे, तो वो आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए